नमस्कार दोस्तों, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने लास्ट टाइम जो देखा था वो पढ़ा था हमने कंपाउंड और मॉलिक्यूल के बारे में। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है एटम। जैसे कि बच्चों आप 9th क्लास में एटम के बारे में पढ़ चुके हैं, तो एटम क्या होता है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट unit of element. It can exist freely. एटम क्या होता है? किसी भी एलिमेंट की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो कहलाता है हमारे पास एटम, और ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, देखो बच्चों, आप लोगों ने, ये तो मैंने सिंपल से डेफिनेशन बता दिया एटम की। ठीक है, आपने 9th क्लास में एटम की थ्योरी पढ़ी होगी। ठीक है, जैसे कि अभी हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ एटम। एटम की डिस्कवरी किसने की थी? डाल्टन। आप लोगों ने 9th क्लास में जो थ्योरी पढ़ी है वो क्या पढ़ी है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है बच्चों, डाल्टन क्या कहता है? डाल्टन कहता है कि हमारे यूनिवर्स के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो किस चीज़ से मिलकर के बनी हुई हैं? वो अपने एटम से मिलकर के बनी हुई हैं। ठीक है, जैसे कि आप इस तरीके से समझो, हमारे पास ये जो पेन है, ये पेन किससे बना है? प्लास्टिक से बना हुआ है ये पेन। ठीक है, अब ये जो प्लास्टिक बनी है, ये प्लास्टिक किस चीज़ से बनी है? इंसानों ने इस प्लास्टिक को बनाया। अब ये प्लास्टिक भी तो किसी न किसी चीज़ से मिलकर के बनी हुई होगी। तो डाल्टन का कहना है कि ये चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी नॉन लिविंग सब्सटेंस जो भी हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है वो एटम से मिलकर के बना हुआ है। यानी कि ये जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक किससे बनी हुई है? प्लास्टिक बनी हुई है एटम से मिलकर के। ठीक है, आपने 9th क्लास में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर कुछ पॉइंट्स पढ़े होंगे, उसमें से आपने एक पॉइंट ये भी पढ़ा होगा, एटम इज एन इनडिविजिबल पार्टिकल। आप लोगों ने पढ़ा होगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर कि एटम जो है एक इंडिविजिबल पार्टिकल है। ठीक है, जबकि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट डाल्टन का गलत है। इस पॉइंट का क्या मतलब होता है कि एटम को फर्दर आप किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। जबकि आप किसी भी एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं किसके अंदर? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन के अंदर। ठीक है, एटम के अंदर मेजरली 3 पार्टिकल पाए जाते हैं। वैसे तो एटम के अंदर मोर देन 35 पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन मेजरली जो पार्टिकल हम काउंट करते हैं एटम के अंदर, वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को ही हम देखते हैं। ठीक है, तो एटम क्या है कि एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो कि अगर हम किसी भी एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो किसी भी एटम का स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह से बनेगा? कुछ इस तरीके से स्फेरिकल फॉर्म में होगा, जिसका जो सेंट्रल पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? हमारे पास न्यूक्लियस कहलाता है। और इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं? हमारे पास शेल होते हैं। ये शेल आप लोगों ने पढ़ा होगा कहाँ से स्टार्ट होते हैं? KLMN एंड सोन, कुछ इस तरह से ये शेल्स स्टार्ट होते हैं। ठीक है, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है वो क्या कंसिस्ट करता है? उसके अंदर क्या, कौन कौन से पार्टिकल होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिकल उसके अंदर होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता है वो क्या करता है? इस शेल में, इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। अपने एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम इस स्ट्रक्चर को सोलर सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं, केवल समझने के लिए। देखो बच्चों, जैसे आप लोगों ने सोलर सिस्टम में देखा होगा, सोलर सिस्टम में क्या होता है? सन इज़ द सेंटर। सन सेंटर पे है और अपनी पोजीशन पर स्टेबल है, वो अपनी पोजीशन से नहीं हिलता। और जो हमारे पास प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स क्या करते हैं? दे मूव अराउंड द सन।
वो अपनी एक्सिस पर भी रिवॉल्व करते रहते हैं कुछ इस तरह से, और सन के अराउंड भी रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, सिमिलर वे में जो हमारे पास एटम होता है, एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो अपनी पोजीशन पर स्टेबल रहता है, और उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एक्सिस पर भी रिवॉल्व करता है, एज वेल एज अराउंड द न्यूक्लियस वो रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपने 9th क्लास में पढ़ ली होगी। ठीक है, मैंने एक बार आपको रिकॉल करा दिया। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नो चार्ज। अभी हम जो है थोड़ा और आगे चलते हैं और हम जो इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का जो यूनिट चार्ज होता है वो कितना होता है? -1। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन का यूनिट चार्ज होता है +1। यूनिट चार्ज इलेक्ट्रॉन का -1 होता है, और अगर सिर्फ चार्ज की बात की जाए तो चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। फिर से इसके ऊपर नो चार्ज, और प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है। नेक्स्ट आता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बच्चों? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का चार्ज होता है न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, 1.67 × 10⁻27 एंड 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन स्लाइटली हैवियर होता है प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी वो की थी थॉमसन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने, और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने की थी? चैडविक ने। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं, एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, ये सभी चीज़ें अब हम देखते हैं। आगे चलते हैं, ये सारी चीज़ें अब हम पढ़ते हैं। देखो, हमने एटम की डेफिनेशन पढ़ ली। अब एटम के थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये पीरियोडिक टेबल के अंदर देखा होगा कि हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन एटम है, लिथियम एटम है, सोडियम एटम है,
फ्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम है, एक्सेट्रा। ये सभी के सभी क्या होते हैं, हमारे पास एटम होते हैं। ठीक है बच्चों, और अगर हम इन चीज़ों के अंदर, इन एटम्स के अंदर इनके एटॉमिक नंबर, मास नंबर और एटॉमिक मास की बात करते हैं तो हम उसको थोड़ा सा समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। ठीक है बच्चों, देखो क्लोरीन में हमारे पास 3 तरह के नंबर होते हैं, 17, 35 एंड 35.5। ठीक है, अब ये जो सबसे नीचे वाला नंबर है इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ये वाला जो नंबर है इसको हम बोलते हैं मास नंबर। ये जो नंबर है इसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। ठीक है बच्चों, एटम आपने हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर सारी की सारी चीज़ें, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एक्सेट्रा, ये सब आप चीज़ें पढ़ चुकी हैं, आपने पढ़ा भी होगा। और उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं या फिर जो जो एटम होते हैं उनके अंदर कुछ नंबर्स होते हैं। ठीक है, और उन नंबर को हम क्या नाम देते हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर और एटॉमिक मास। ये टर्म्स आपने पढ़ी होंगी। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर और एटॉमिक मास, ये इन तीनों चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है बच्चों, देखो कि एटॉमिक जो नंबर है, ठीक है, यहीं पर समझा देता हूँ मैं कि एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर ये शो करता है कि उस एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल होते हैं किसी भी एटम के अंदर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर ये बताता है कि किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन हैं या फिर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे कि ये क्लोरीन है, क्लोरीन का अगर एटॉमिक नंबर 17 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोरीन के एटम के अंदर 17 ही प्रोटॉन है और 17 ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, मास नंबर। मास नंबर से हमें पता चलता है कि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों को मर्ज करके, दोनों को ऐड करके मास नंबर बनता है। क्लोरीन का जो मास नंबर है वो 35 है। इससे हमें क्या पता चलता है कि क्लोरीन के एटम के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उन दोनों का एडिशन होकर के, उन दोनों के नंबर्स को ऐड करके कितना बनता है, 35। जैसे कि यहाँ पर 17 एटॉमिक नंबर है तो इसका मतलब है क्या हुआ कि 17 ही प्रोटॉन होंगे और 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लोरीन के एटम के अंदर प्रोटॉन कितने हो गए, 17, इसका टोटल नंबर कितना है, 35। तो हम क्या निकालते हैं यहाँ पर, प्रोटॉन कितना हो गया, 17 प्लस में 35 में से 17 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो कितनी है हमारे एटम के अंदर। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एटॉमिक मास। ठीक है, इस एटॉमिक मास की जो थ्योरी है थोड़ी सी हल्की सी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, इसको मैं एटॉमिक मास को थोड़ा अगले चैप्टर, अगले पार्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगले पार्ट में मैं आपको ये एटॉमिक मास समझाता हूँ कि ये क्या क्या होता है।